हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर वेलकम है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल एंड जो भी आपके यहाँ बोलते हो, राम राम, जो भी को, ठीक, तो सभी को, क्योंकि किसी एक को गुड इवनिंग बोलो या गुड मॉर्निंग बोलो या राधे राधे बोलो या नमस्ते बोलो तो सब अपना अपना बोलते हैं, इसलिए सभी को एक बार नमस्कार, राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा छंद। छंद, अलंकार और रस, ये आपके बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो हिंदी साहित्य में पूछ ही लिए जाते हैं। तो यहाँ से जब भी आपसे हिंदी साहित्य पूछा जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो छंद के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूँ कि ये जो छंद है इसको अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं चाहूँ तो आपको यहाँ 25-30 मिनट में बोल बाल कर जो भी मुझे बोलना है मैं जा सकती हूँ और मैं बोल दूँ कि टॉपिक ख़त्म हो गया। लेकिन ये टॉपिक इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम बारीकी से पढ़ेंगे। हम नॉर्मल एग्ज़ाम को भी टारगेट करेंगे और जो आपके हाई एग्ज़ाम हैं, यूपीएसआई वगैरह हैं, यूपीएससी हैं, जहां आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको भी हम यहां टारगेट करके चलेंगे। तो ये जो वीडियो है सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी, जहां आपसे छंद पूछा जाएगा, हिंदी पूछी जाएगी। बात करें अगर हम छंद की, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि छंद का शाब्दिक अर्थ क्या है। यहाँ से क्वेश्चन सबसे पहला बनता है कि जो छंद है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। इसके बाद बात आती है कि छंद के प्रवर्तक कौन हैं। ठीक, उसके बाद में बात आती है कि छंद के भेद कितने हैं, प्रकार कितने हैं। हर चीज़ में हम यही नियम, यही रूल फॉलो करते हैं। फिर परिभाषा की भी बात करेंगे हम कि छंद की परिभाषा क्या है। तो गाइज़, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको अपने फ्रेंड्स को चैनल से जोड़ना है। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। यदि आपका सपोर्ट है तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, हम सब मिलकर, क्योंकि आप और हम मिलकर के ये फैमिली बनी है, एक्सपर्ट ओपिनियन आपका परिवार बना है। तो ये परिवार पूरी तरीके से आपके लिए समर्पित है। आपकी तैयारी को बेहतर दिशा देने के लिए इसको बनाया गया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो है कि यूट्यूब एक अपने आप में बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है स्टडी के लिए। अगर इसको सही वे में यूज़ किया जाए तो ये बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन यूट्यूब पर ही रहें, ऐसा नहीं। 2 से 3 घंटे जितना भी आप देना चाहें उतने टाइम आप अपने टॉपिक्स को क्लियर कीजिए। जैसे कंप्लीट हिंदी का कोर्स लगभग हम करा चुके हैं, तो उसमें आपका जो भी टॉपिक कमज़ोर है उसको देखिए और उसे क्लियर कीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। तो आज हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, उसके बाद बीच बीच में आपसे बातें होती रहेंगी। तो सभी आ जाइए, सभी को जोड़ लीजिए एक बार और शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप पूछते हैं मैम इसका आंसर दीजिए, तो मैं आपको थ्रू SMS दे सकती हूँ, साथ के साथ आपके डाउट क्लियर नहीं कर सकती। उसके लिए आपको हमारा जो टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का, वो कंप्लीट कराना होगा। उसके लिए अभी हमारे पास क्राइटेरिया बकाया है, समथिंग हमारे 600 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ना होगा। 1K जिस दिन कंप्लीट हो जाएंगे हम प्रॉपर वे में आपके सामने लाइव आएंगे और बेहतर डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इतना है कि मैं आपको आपके डाउट्स SMS के थ्रू दूर कर सकती हूँ और आप लोग एक दूसरे के साथ में चैट कर सकते हैं, मैं आपसे चैट कर सकती हूँ। इतना आपके लिए प्रोवाइड किया है, ये भी यूट्यूब ने, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। हम बात करेंगे छंद की। अगर हम छंद की बात करें तो छंद के सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। फिर इसकी परिभाषा की बात करेंगे, फिर बात करेंगे कि इसके प्रतिपादक कौन है या प्रवर्तक कौन है, फिर भेदों की बात करेंगे, फिर छंदों के प्रकार की बात करेंगे कि कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं। उसके बाद में जो मात्रिक छंद हैं इनकी मात्राओं की बात हम करेंगे, ठीक। तो शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो छंद का शाब्दिक अर्थ होता है आच्छादन या ढकना। क्या होता है? आच्छादन या ढकना। देखिए, जब कोई पद आप पढ़ते हैं, कोई दोहा पढ़ते हैं, कोई सोठा, चौपाई, सवैया वगैरह जब आप पढ़ते हैं
सुनते हैं, गाते हैं, तो उसमें क्या होता है, लय ताल का बड़ा ध्यान रखा जाता है। किसका? लय ताल, यति गति। ऐसा नहीं है कि एक सुर में आप बोलते चले गए, ऐसा नहीं होता। उसमें एक एक लय का आपको ध्यान रखना है, लय ताल मिला के चलनी है, यति गति का ध्यान रखना है, कहाँ आपको विराम लेना है, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कौन सा पहला चरण कहाँ समाप्त हुआ, दूसरा चरण कहाँ समाप्त हुआ, तीसरा चरण कहाँ समाप्त हुआ, कब आपको विराम लेना है, कौन सी मात्रा पर आपको जोर से बोलना है, कौन सी मात्रा पर आपको स्लो बोलना है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान कहाँ रखा जाता है? छंद में रखा जाता है। तो छंद का शाब्दिक अर्थ होता है आच्छादन या ढकना। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप आंसर करेंगे छंद का शाब्दिक अर्थ होता है आच्छादन या ढकना। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे परिभाषा की, कि छंद की परिभाषा क्या है। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसकी डेफिनेशन से, इसकी परिभाषा से। तो देखिए, यहाँ जहाँ पर भी किसी वाक्य पंक्ति में यदि गति, यति, तुक, विराम के द्वारा गेयता अर्थात गायन उत्पन्न किया जाए, वहाँ पर क्या होता है? छंद होता है। तो छंद की परिभाषा में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप किसी वाक्य को या किसी पंक्ति को गा रहे हैं, दोहरा रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसमें जब गेयता उत्पन्न की जाती है, यानी गाकर किसी चीज़ को बताया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम छंद कहते हैं। जिसमें किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है? किसी भी पंक्ति में यति का, गति का, तुक का, विराम का, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि यति क्या होती है, गति क्या होती है, तुक क्या होता है, विराम क्या होता है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करते चलेंगे। ध्यान रखिए कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, हर एक सेशन में कहती हूँ ये बात, कि कम पढ़ो बेहतर पढ़ो। एक वीडियो में या एक सेशन में या एक दिन में जो भी आपका टारगेट हो, जो आपने बनाया। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरा टारगेट है कि मैं आज आपको उतना दूंगी जितना आप समझ पाएँ और मैं आपको समझा पाऊँ, क्योंकि सबकी एक लिमिट है। आपकी समझने की एक लिमिट है और मेरी बोलने की एक लिमिट है। एनर्जी आपको भी लगानी पड़ेगी और मुझे भी लगानी पड़ेगी। तो कम पढ़ो लेकिन बेहतर पढ़ो। ऐसा ना हो कि गधा घोड़ा एक समान कर दिया जाए, कुछ समझ ना आए, फिर भी काला अक्षर भैंस बराबर रहे। ऐसा नहीं करना। करना क्या है? कम पढ़ना है, बेहतर पढ़ना है। तो पहली बात क्लियर हुई कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छंद का आच्छादन होता है या ढकना होता है। दूसरी बात क्लियर हुई, जहाँ किसी वाक्य में, कोई वाक्य आप बोल रहे हैं, जैसे आपने एक दोहा सुना होगा, कौन सा? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनऊ रगबर बिमल जसौ जो दायक फल चार। तो ये जो हमारी हनुमान चालीसा है, उसमें इस दोहा को गाया गया। तो वहाँ पर क्या ध्यान दिया गया? जैसे मैंने बोला श्री गुरु चरण सरोज रज, अब मैं रज पर रुक गई, क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे विराम लेना है, पहला चरण समाप्त हुआ। तो क्या ध्यान रखना है? जहाँ किसी वाक्य में, पंक्ति में यति, गति, तुक, विराम के द्वारा गेयता अर्थात गायन उत्पन्न किया जाता है, वहाँ पर छंद होता है। अब तीसरा क्वेश्चन बनता है कि छंद के प्रतिपादक कौन थे, छंद के प्रवर्तक कौन हैं, या छंद के जनक कौन हैं। तो ध्यान रखिएगा, छंद के प्रवर्तक, छंद के जनक, छंद के प्रतिपादक कौन हैं? आचार्य पिंगल। कौन? आचार्य पिंगल। ध्यान रखिएगा, आचार्य पिंगल जो हैं ये छंद के प्रतिपादक हैं, प्रवर्तक हैं, जनक माने जाते हैं आचार्य पिंगल। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है छंद के भेद से। तो भेदों की अगर हम बात करें तो छंद के भेद 2 और 3 दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे। तो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिया है। अगर 2 दिया है तो 2 के साथ जाइएगा, वहाँ पर आपको मात्रिक और वर्णिक छंद की ही व्याख्या की जाएगी। अगर 3 दिया है तो वहाँ पर स्वच्छंद भी होगा। कई बार क्या होता है कि 2 ही दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्वच्छंद है, ये छंद के जो नियम हैं, सामान्य नियम, उनका पालन नहीं करता स्वच्छंद, इसलिए इसको छंद की संख्या से बाहर कर दिया जाता है, छंद के भेदों से बाहर कर दिया जाता है। क्योंकि देखो, जैसे आप हो, मैं हूँ, या आपके सहपाठी जो आपका पीयर ग्रुप है। अब
आपके पीयर ग्रुप में कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई आपका ऐसा दोस्त है जो कि उस आपका जो ग्रुप बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, उसके नियम का पालन नहीं करता। जैसे सपोज कीजिए आपने कोई सर्कल बनाया जिसमें आप 5 से 6 लोग हैं, 5 से 6 आप पीयर ग्रुप वाले हैं और स्टडी करते हैं, उसके साथ साथ में आप लोग एंजॉय भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, सब चलता है। जैसे अपने पंचायत घर में ऐसा चलता है, कुछ अपने ग्रुप्स में भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी आपस में एक दूसरे के साथ में फ्रैंक हैं, अच्छे से बात करते हैं और कोई किसी की बात का बुरा भी नहीं मानता, मजाक भी कर लेते हैं। उसी तरीके से सपोज दैट कि आप कोई भी हैं, आपने कोई ग्रुप बनाया जिसमें आप 5-6 लोग एक दूसरे को समझते हैं, बहुत बेहतर तरीके से ग्रुप स्टडी आप करते हैं। आपने एक रूल बनाया क्या कि अपने ग्रुप में एक दूसरे से कोई थोड़ा बहुत हंसी मजाक या व्यंग एक दूसरे पर करेगा तो कोई भी बुरा नहीं मानेगा। आपने ये रूल बना दिया। अब सपोज कीजिए कि उस रूल को कोई एक व्यक्ति फॉलो नहीं करता, मतलब आपने कुछ मजाक किया और उसको बुरा लग गया, या एक दूसरे के साथ में कोई भी वार्तालाप हुई, बुरा लग गया, तो आपका जो ग्रुप था, आपने जो रूल बनाए थे, वो उन रूलों का पालन नहीं कर रहा, रूल्स का पालन नहीं किया जा रहा उसके द्वारा, तो क्या होगा? तो उसको आप ग्रुप से बाहर कर देंगे कि आपको जब ग्रुप के रूल्स के साथ में नहीं रहना तो आपके साथ में हमें नहीं रहना। ऐसा कई बार होता है, ठीक, लेकिन आप ऐसा नहीं कीजिएगा। रियल लाइफ में आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आखिर प्रॉब्लम है तो है क्या, क्योंकि हर एक फ्रेंड कमीना होता है, ठीक है, तो उसको समझने का आप प्रयास करेंगे। तो भेदों की अगर बात की जाए, छंद के भेद कितने हैं, तो 2 से 3 भेद माने जाते हैं। तो आपके ऑप्शन में जो होगा अवेलेबल वही आप आंसर करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक, कौन कौन से होते हैं? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और स्वच्छंद। अगर हम मात्रिक छंद की बात करें तो मात्रा के आधार पर मात्रिक छंद कौन से होते हैं? जिनकी पहचान हम मात्रा के आधार पर करते हैं उन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं, और जिनकी पहचान हम वर्ण के आधार पर करते हैं उन्हें हम वर्णिक छंद कहते हैं। जैसे छंद में जब हमें मात्राएं पूछी जाएंगी, मात्रिक छंद कौन से होंगे? जिनको हम मात्राओं के आधार पर जिनकी पहचान करेंगे, तो वो मात्राएं निकालना भी मैं आपको सिखाऊंगी। बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मेरे को ग्रेजुएशन में हमारे सर ने बताया था, तब के बाद में मुझे अब तक क्लियर है, वो चीज़ मैं आज तक नहीं भूली। उसी तरीके से आपको भी ऐसे क्लियर कराया जाएगा कि आप भी लाइफ में कभी मात्राएं निकालना भूलेंगे ही नहीं। आपसे किसी छंद, रोला या मात्राओं के आधार पर जब मात्रिक छंदों को पहचानने के लिए कहा जाएगा तो आप 1 मिनट में बता देंगे कि ये मात्रिक छंद है या फिर वर्णिक छंद है या स्वच्छंद है, या मात्रिक छंद में भी कौन सा मात्रिक छंद है, रोला है, दोहा है, सोठा है, उल्लाला है, बरवे है, चौपाई है, गीतिका है, क्या है। तो यहाँ पर भेदों की बात की गई, 3 भेद होते हैं या 2 भेद होते हैं, कौन कौन से? मात्रिक, वर्णिक और स्वच्छंद। अब हम बात करें मात्रिक छंद की, तो जिन छंदों की पहचान मात्रा के आधार पर की जाए उन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जिनकी पहचान हम मात्रा के आधार पर करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? मात्रिक छंद कहेंगे। नाम से ही क्लियर हो रहा है, मात्रिक यानी जिनकी पहचान मात्रा के आधार पर की जाए। आगे बात करें, जैसे एग्जाम्पल्स दिए हैं, दोहा है, सोठा है, बरवे है। तो दोहा, सोठा, बरवे जो हैं ये मात्रिक छंद के ही एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से? दोहा। जैसे आपसे पूछा जाए दोहा किस प्रकार का छंद है, आपके ऑप्शन में दिया हो मात्रिक है, वर्णिक है, स्वच्छंद है या इनमें से कोई नहीं। आप क्या करेंगे दोहा के बारे में? तो आपको ध्यान रखना ये मात्रिक छंद है, इसको आप मात्राओं के आधार पर इसकी पहचान करेंगे। वो हम बताएंगे कि मात्राओं के आधार पर आपको कैसे पहचान करनी है, कैसे आप मात्राएं निकालेंगे और कैसे पता लगाएंगे कि ये दोहा है, सोठा है या क्या है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि दोहा, जैसे दोहा, सोठा, बरवे हिंदी भाषा में ज़्यादातर प्रयोग होता है। ये जो मात्रिक छंद होते हैं इनका प्रयोग ज़्यादातर हिंदी भाषा में ही किया जाता है। वर्णिक छंद की अगर हम बात करें, दूसरा प्रकार, दूसरा भेद होता है, कौन सा? वर्णिक छंद। अगर वर्णिक छंद की बात करें तो जहाँ वर्ण अक्षर के आधार पर छंद की पहचान हो, जहाँ पर वर्ण या अक्षर के आधार पर छंद की पहचान होगी वहाँ कौन सा छंद होगा? वर्णिक छंद होगा। अच्छा ये बताइए, इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? यहाँ तक की जो कहानी आपको बताई गई, क्या वो आपको क्लियर हो रही है? कमेंट करके इतना बताइए पहले, तभी हम आगे बढ़ेंगे। बीच बीच में आपसे कमेंट करके पूछ लिया जाए कि इतना जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो क्लियर हो रहा है, तो हम आगे बढ़ें। या कोई डाउट है तो बताइए, मैं उस डाउट को थ्रू SMS आपको क्लियर करूँगी।
बताइए, कोई डाउट है यहाँ तक कि छंद का शाब्दिक अर्थ होता है आच्छादन या ढकना। परिभाषा होती है जहाँ किसी वाक्य में या पंक्ति में यति गति तुक विराम के द्वारा गेयता अर्थात गायन उत्पन्न किया जाता है, वहाँ छंद होता है। प्रतिपादक बताए, प्रवर्तक बताए या जनक बताए, कौन? आचार्य पिंगल। उसके बाद में भेदों की बात की, भेद 2 और 3 आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, जैसे मात्रिक, वर्णिक और स्वच्छंद। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। फिर हमने बात की थी मात्रिक छंद की। जिन छंदों की पहचान हम मात्रा के आधार पर करेंगे उन्हें हम मात्रिक छंद कहेंगे। जिन छंदों की पहचान हम किसके आधार पर करेंगे? वर्ण या अक्षर के आधार पर करेंगे, उन्हें हम वर्णिक छंद कहेंगे। जैसे सवैया हुआ, हरि गीत का आर्या, गायत्री या उपजाति, ये सारे क्या हैं हमारे? ये सारे वर्णिक छंद हैं। कैसे छंद हैं? वर्णिक छंद हैं। ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सवैया है और हरि गीत का है, इनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, और आर्या, गायत्री और उपजाति जो हैं इनका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो मात्रिक छंद हैं इनका प्रयोग ज़्यादातर हिंदी में किया जाता है मोस्टली, और जो वर्णिक छंद हैं इनका प्रयोग मोस्टली संस्कृत में किया जाता है। तो हिंदी में जो प्रयोग किए जाते हैं वो है सवैया और हरिगीत का। बकाया जितने भी मात्रिक छंद, वर्णिक छंद हैं, उनका प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रकार है स्वच्छंद, इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ तक इधर की साइड का जो हिस्सा है, इधर की साइड का आपका जो एरिया है वो आपका कवर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। छंद से डर तो नहीं लगेगा अब कि छंद का आपसे शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए, छंद की परिभाषा पूछ ली जाए और छंद के प्रवर्तक आपसे पूछ लिए जाए तो क्लियर आप बता देंगे, छंद के भेद आप बता देंगे। अब हम बात करें स्वच्छंद की, तो स्वच्छंद जिसके इसके अन्य नाम हैं केंचुआ और रबर छंद। क्या क्या नाम है? केंचुआ और रबर छंद। ठीक है। रबर इरेज करने वाला इरेजर नहीं है, ये ना बालों में बांधने वाला रबर है, इसको रबर बोलते हैं। नाम है किसका? स्वच्छंद का, केंचुआ एवं रबर छंद। ठीक। यह छंद के सामान्य नियम का पालन नहीं करता। किसका पालन नहीं करता? छंद के सामान्य नियम का ये पालन नहीं करता, जैसे रागनी, सांग वगैरह वगैरह। ठीक है। तो छंद के जो सामान्य नियम होते हैं उनका ये पालन नहीं करता, और स्वच्छंद में क्या आ जाएगा? जैसे रागनी है, सांग वगैरह जो होते हैं वो सारे किस में आ जाएंगे? स्वच्छंद में आ जाएंगे। जैसे रागनी वगैरह होती है ना, उसमें छंद का कोई नियम पालन नहीं किया जाता कि यति वति, पहला चरण, दूसरा चरण, इन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता। इसीलिए स्वच्छंद को कई बार छंद की श्रेणी से अलग कर दिया जाता है, तो छंदों की संख्या 2 बाकी रहती है। ठीक है। आगे हम बात करें कि अगला क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे। मैंने आपको बताया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हुए। अगर पूछे जाएँ तो यहाँ तक आप आंसर देंगे आराम से। आगे दिया है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद जो है इनके चरण में मात्रा दी है कि प्रथम चरण में कौन से में कितनी मात्राएं होंगी, मात्राओं के आधार पर आप कैसे पहचानेंगे। जैसे आपसे कह दिया जाए कि जो सोठा होता है इसके प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो सोठा के प्रथम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। बरवे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 12 मात्राएं होती हैं। ये एक सीरियल से भी लगाया है मैंने आपके लिए, एक सीरियल से लगाया है, सोठा, बरवे, दोहा, चौपाई, रोला, गीतिका और उल्लाला। कैसे सीरियल से? मात्राओं के आधार पर। जैसे सोठा की मात्रा कितनी है प्रथम चरण में? 11 हैं। बरवे की प्रथम चरण में मात्रा 12 हैं। दोहा की प्रथम चरण में मात्रा 13 हैं। चौपाई की प्रथम चरण में मात्रा 16 हैं। रोला की प्रथम चरण में मात्रा 24 हैं। गीतिका की प्रथम चरण में मात्रा 26 हैं और उल्लाला की प्रथम चरण में मात्रा 28 हैं। ठीक। तो आपको ध्यान रखना है। आपको दोहा की पता होगा, जैसे मैंने अभी आपके सामने दोहा बोला था, श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरु चरण सरोज रज, तो जो रज है श्री गुरु से लेकर के और रज तक का जो एरिया है वो पहला चरण है। कौन सा चरण? प्रथम चरण। तो वहाँ पर अगर मात्राएं 13 होंगी पहले चरण में तो दोहा होगा। अगर पहले चरण में मात्रा 12 होंगी तो बरवे होगा। पहले चरण में मात्रा 11 होंगी तो क्या होगा? सोठा होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। और अगली जो
क्लास होगी इससे आगे की, उसमें मात्राएं निकालना जब आपको सिखाया जाएगा कि मात्राओं के आधार पर आप कैसे पहचान करेंगे कि ये सोठा है, बरबे है, दोहा है, चौपाई है, रोला है, गीतिका है, उल्लाला है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर कराई जाएंगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आने वाली जो सेशन होगा, आने वाला सेशन, उसको देखना ना भूलिएगा और सीरियल से देखेंगे इनको कि एक भी आपको स्किप नहीं करनी, वरना बीच में फिर आप अगर छोड़ देंगे तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि पहली क्लास में क्या हुआ था। अब अगला क्वेश्चन आपका बनेगा कुंडलिया से। किससे? कुंडलिया से। कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। अब देखिए यहाँ जो मात्रिक छंद थे, मात्रिक छंदों में हमने प्रथम चरण में मात्राओं वाले छंदों को यहाँ लिया था। अब हमने लिया कुंडलिया को। इसको अलग से क्यों लिया है? क्योंकि इसमें 6 चरण होते हैं। बकाया इन सब में कितने चरण होते हैं? इनमें जैसे हमारा जो दोहा है इसमें हमारे 4 चरण होते हैं, ठीक, लेकिन इसमें हमारे 6 चरण होते हैं कुंडलिया में। सोठा में 4, बरवे में 4, दोहा में 4, चौपाई में 4, रोला में 4, गीतिका में 4 और उल्लाला में 4। इनके पहले चरण में जो मात्राओं की संख्या है वो आपके सामने लिखी हुई है। तो पहले चरण की यदि आपको मात्राएं पता होंगी तब भी आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक। तो कुंडलिया की अगर हम बात करें तो इसको हम संयुक्त छंद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं संयुक्त छंद? क्योंकि इसमें 6 चरण होते हैं और वो 6 चरण दोहा और रोला से मिलकर बने होते हैं। किस किस से? दोहा से और रोला से। एक मिलेगा दोहा और एक मिलेगा रोला, और इन दोनों को मिलने पर क्या बनेगा? कुंडलिया बनेगा। क्या बनेगा? कुंडलिया। तो दोहा जो है इसमें 4 चरण होंगे और रोला जो है इसमें 2 चरण होंगे। तो इनके चरण अलग अलग हैं, उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे दोहा में 4 चरण होते हैं, रोला में 2 होते हैं। अभी मैंने आपको 4 बता दिया था, लेकिन रोला में कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। चौपाई में 4 होते हैं। चौपाई के चारों चरणों में ही 16 मात्राएं होती हैं। पहले में भी 16 होंगी, दूसरे में भी 16 होंगी, तीसरे में भी 16 होंगी और चौथे में भी 16 होंगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा जो आपका छंद है जिसके चारों चरणों में मात्राएं समान रहती हैं या 16 मात्राएं होती हैं, तो चौपाई छंद होता है, ध्यान रखिएगा। जिसके पहले चरण में 13, दूसरे में 11, तीसरे में 13 और चौथे में फिर 11, ऐसा कौन सा छंद है? तो रोला होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कुंडलिया जो है ये 2 छंदों से मिलकर बना है, दोहा और रोला से। दोहा के कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। रोला के कितने चरण होते हैं? 2 चरण होते हैं। इन दोनों चरणों को मिलाकर 4 और 2 को मिलाकर 6 चरण टोटल हो जाते हैं। किसके? कुंडलिया के। इसको संयुक्त छंद क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 छंदों से मिलकर बना है, रोला और दोहा। जैसे हमारा संयुक्त व्यंजन होता है ये का प्लस सा से मिलकर बना होता है, इसलिए हम ख्या को क्या कह देते हैं? संयुक्त व्यंजन कह देते हैं। उसी तरीके से ये जो हमारा कुंडलिया है ये दोहा और रोला से मिलकर बना है, इसलिए हम इसे संयुक्त छंद कहेंगे। टोटल इसकी चरण कितने होते हैं? 6 होते हैं, क्योंकि 4 चरण दोहा के होंगे और 2 चरण किसके होंगे? रोला के होंगे, इसलिए टोटल कितने हो जाएंगे? 6 चरण हो जाएंगे। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है छप्पे छंद से। किससे? छप्पे छंद से। और छप्पे छंद में भी 6 चरण होते हैं। ये भी संयुक्त छंद है। ये किससे मिलकर बना है? रोला और उल्लाला से। किससे? रोला और उल्लाला से। ये जो रोला है ये आगे आ गया, रोला में होते हैं 2 चरण और उल्लाला जो है इसमें होते हैं 4 चरण। समझ पा रहे हैं इतनी बात को? स्पीड फास्ट तो नहीं लग रही आपको? स्पीड फास्ट तो नहीं लग रही है? कमेंट करके बताइए। एक्चुअली होता ये है कि जब मैं शुरुआत करती हूँ तो स्पीड फास्ट नहीं होती, लेकिन जैसे ही समझाते जाती हूँ वो स्पीड फास्ट होती जाती है। फिर भी अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कल से स्पीड को स्लो रखूँगी। वैसे इतनी नॉर्मल स्पीड रहनी चाहिए, वरना फिर ऐसा लगता है कि जैसे पढ़ाने वाला ही सो गया हो, तो फिर जब हम सो जाएंगे तो आप पहले सो जाएंगे। इसलिए थोड़ा स्पीड में तेज़ी रहनी चाहिए। छप्पे छंद। छप्पे छंद किससे मिलकर बना है? रोला और उल्लाला से। रोला में कितने चरण होते हैं? 2 चरण होते हैं। उल्लाला में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। उल्लाला में भी 4 चरण होते हैं और इधर आपके दोहा में भी 4 चरण होते हैं, चौपाई में भी 4 चरण होते हैं, ध्यान रखिएगा। रोला में कितने चरण होते हैं? 2 चरण होते हैं। तो रोला और उल्लाला को मिलाकर क्या बन गया? छप्पे छंद बन गया। टोटल चरण कितने होंगे? 6 चरण होंगे, क्योंकि 2 चरण हो जाएंगे रोला के और 4 चरण हो जाएंगे उल्लाला के। तो यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हुई जो आपको अभी तक बताया गया। आज बहुत गर्मी है
तो ध्यान रखिएगा कि शाब्दिक अर्थ से क्वेश्चन बनेगा तो आप क्लियर बता देंगे, आच्छादन या ढकना। परिभाषा बनेगी तो आप बता देंगे यति गति का जहाँ पर किसी पंक्ति या वाक्य में ध्यान रखा जाता है या गायन उत्पन्न किया जाता है वहाँ होता है छंद। उसके बाद में प्रतिपादक प्रवर्तक जनक हैं आचार्य पिंगल। और इसके भेदों की अगर बात की जाए तो 2 और 3 इसके भेद होते हैं। कौन कौन से? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और कौन सा है आपका स्वच्छंद। ठीक है, फिर अगर मात्रिक छंद की बात की जाए जहाँ मात्रा के आधार पर छंद की पहचान की जाएगी, मात्रिक छंद होगा जहाँ वर्ण या अक्षर के आधार पर मात्रा छंद की पहचान की जाएगी, वहाँ पर वर्णिक छंद होगा। और स्वच्छंद जो कि सामान्य नियम का पालन नहीं करता, किसके? छंद के, इसको हम रवर या केंचुआ छंद के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हुई। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका बनता है मात्रिक छंद से कि सोठा के पहले चरण में कितनी मात्रा हैं? 11। बरवे के प्रथम चरण में कितनी मात्रा हैं? 12। फिर उसके बाद में दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा हैं? 13। चौपाई के प्रथम चरण में कितनी मात्रा हैं? 16। रोला के प्रथम चरण में 24। गीतिका के प्रथम चरण में 26 और उल्लाला के प्रथम चरण में 28 मात्राएं हैं। ठीक है, फिर हमने बात की कुंडलिया की। कुंडलिया दोहा और रोला से मिलकर बना है, इसलिए हम संयुक्त छंद इसे कहते हैं। दोहा के 4 चरण होते हैं, रोला के 2 चरण होते हैं, तो टोटल कुंडलिया के 6 चरण बनते हैं। उसके बाद में छप्पे छंद की हमने बात की। किसकी? छप्पे छंद की। इसके भी 6 चरण होते हैं क्योंकि ये भी रोला और उल्लाला से मिलकर बना है। रोला के 2 चरण होंगे, इधर आ गया, और उल्लाला के 4 चरण होंगे, तो टोटल चरण कितने हो गए? 6 चरण हो गए। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमने बात की छंद की। छंद आपको यहाँ तक जितना आपको कराया गया उतना क्लियर हुआ हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ तक आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, कोई भी क्वेरी नहीं है। फिर हम आगे अगली स्लाइड में बात करेंगे कि छंद की किस तरीके से मात्राएँ निकाली जाती हैं, या फिर जो छंद में अगला अगर क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और पंक्तियां बताएंगे। फिर आपको यति, गति, तुक, विराम के बारे में बताएंगे। मात्राएं कैसे निकालती हैं, मात्राएं क्या होती हैं इसके बारे में बताएंगे। लघु मात्रा, गुरु मात्रा के बारे में बताएंगे। फिर आपको गण बताए जाएंगे कि छंद में गण क्या होते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। जैसे दावत में हर चीज़ खिलाई जाती है, जिस तरह दावत में हर चीज़ खिलाई जाती है, उसी तरीके से इस क्लास में, इस वीडियो में, इस सीरीज़ में आपको छंद से संबंधित हर चीज़ कराई जाएगी। धैर्य रखिए, आराम से पढ़िए, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ। तो यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हुई। अब बताइए कमेंट करके, ये भी बताइए कि आप सब कैसे हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द किसी तरीके का आपको कोई भी तरीके का तो नहीं है, कैसा भी। और मैं अगर कुछ है भी, स्टडी के अलावा अगर कुछ दुख दर्द भी है, कैसा भी इधर उधर का, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि उस दुख दर्द को अपना साइड कर दीजिए और अपना पूरा टाइम पढ़ाई को दीजिए। क्योंकि जिस दिन आपकी पहचान बन जाएगी ना, अब्राहम मास्लो पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, अब्राहम मास्लो पढ़िएगा। अब्राहम मास्लो ने ये बात कही कि ज़्यादातर 90% प्राणी तीसरी अवस्था में ही रुक जाते हैं। पहली अवस्था बताई, प्राणिक या दैहिक, या फिर हमारी शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता, या क्या कहें हम, शारीरिक डिमांड जो होती है हमारी पहली। फिर दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है सुरक्षा की, कि हमें जो सुरक्षाएं हैं समाज से या जंगली जानवरों से या जैसी भी, कि कोई हमारा अहित ना करे। जैसे हमारे अधिकारों की अगर बात की जाए तो उससे हमारा अहित नहीं होता। तो दूसरी आवश्यकता है सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरी आवश्यकता है प्रेम और लगाव की आवश्यकता, और इस आवश्यकता पर ही 90% लोग रुक जाते हैं। उसके बाद चौथी आवश्यकता है अपनी पहचान बनाने की आवश्यकता, और 5वीं आवश्यकता है आत्मसातीकरण। तो आपको पहुंचना है आत्मसातीकरण पर। आपके जीवन का जो उद्देश्य है आपको वहां तक पहुंचना है अकॉर्डिंग टू अब्राहम मास्लो। ठीक है, आपको ये तीसरी अवस्था तक ही नहीं रुक जाना, तीसरी आवश्यकता तक ही नहीं रुक जाना, क्योंकि अगर आप मझदार में फंस गए, मोह माया में फंस गए, तो उससे निकलना बाहर बहुत मुश्किल है। इसलिए ध्यान रखिए कि किसी की मोह माया में आपको नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ना है तो किताबों की मोह माया में पढ़िए, जो अगर आपको अपने अंदर फंसाएंगी भी तो आपको एक दिन ऊपर उठाएंगी भी। ध्यान रखिएगा, किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, इनसे अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। तो इनसे दोस्ती कीजिए। और जो दोस्त आपको टेंशन देते हैं, परेशान करते हैं, आपकी लाइफ को बोरिंग बनाए हुए हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ को एकदम बंधन में किया हुआ है, या जो आपको कुछ बेहतर सोचने ही नहीं देते, बस वहीं तक उलझा कर रखते हैं, ऐसे दोस्तों से, ऐसे फ्रेंड्स से, ऐसी फ्रेंडाइन से, ऐसे दोस्ताइन से दूर रहें। मेरा तो यही सुझाव है। और इससे भी ज़्यादा आपकी पर्सनल लाइफ है, जो आपको बेटर लगे वो करेंगे।
तो हमारा काम है आपको सुझाव देने का। एक्सपर्ट ओपिनियन चैनल का नाम ऑलरेडी है, तो ओपिनियन फ्री में मिलता है इंडिया में। आपको अच्छा लगे तो लीजिए, नहीं लगे तो हमें वापस कीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं फिर अगले सेशन में। अगर ये पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम देखा है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सोच रहे हैं करूं या नहीं करूं, तो बिल्कुल ना सोचिए, कर डालिए, क्योंकि यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी 100%, ये श्योर है। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।